Dear students, good morning to everyone. In previous lecture, we had discussed the stress block parameters. In that, we had seen how to find out the position of critical neutral axis, how to find out the position of neutral axis, and how to find out the moment of resistance. In today's lecture, we are going to discuss the types of section. So let's start today's session. Now I will write here types of section. Right. So for that I will take a singly reinforced beam in which reinforcement is provided at the tension zone. So this is the compression zone above the neutral axis. In this zone, the concrete is provided. Actually, concrete is fully provided in the beam. As we know, the concrete is weak in tension and strong in compression. That's why we are neglect the concrete in tension. Therefore, first type of section is balanced section. So what is the balance section? So I will write here, if the stresses in steel and concrete reaches to its maximum permissible stress, at the same time, such type of section is called as balance section or critical section or economical section. So in this case, the neutral axis of the section is called as critical neutral axis. So see here, this is the cross section of beam. And let's suppose this is the critical neutral axis. So in this case, this is the stress diagram. So this is the sigma CBC and this is the sigma ST by M. This distance is the depth of neutral axis. So in this case, if the stress in concrete and
stress in steel is reached to its maximum permissible stresses, in that case such type of section is called as the balance section. So this is the balance section. तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, जो भी कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस है या स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस है, तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम एट द सेम टाइम होती है, तो इसीलिए उसे बैलेंस सेक्शन कहते हैं. और इस केस में जो भी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, बैलेंस सेक्शन में जो भी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इट इज इक्वल टू द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. मतलब XC इज इक्वल टू X. सो बैलेंस सेक्शन को हम क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इकोनॉमिकल सेक्शन. तो बैलेंस सेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है और उसके बाद डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना है. अगर ये दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट है, सेम है, तो वो केस में हमारा जो भी सेक्शन रहेगा तो वो बैलेंस सेक्शन रहेगा. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पिछले वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था. ये सिमिलर ट्रायंगल रूल से हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कॉम्प्रेशन जोन में है और ये टेंशन जोन में है. मतलब न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो भी जोन है वो कॉम्प्रेशन जोन है और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो भी जोन है वो टेंशन जोन है. तो हमें इसको सॉल्व कैसा करना है, सिमिलर ट्रायंगल रूल यहाँ पे अप्लाई करना है. तो सिमिलर ट्रायंगल रूल में क्या करते हैं, इस ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये कॉम्प्रेशन जोन का और ये टेंशन जोन का. तो कॉम्प्रेशन जोन में देखिए ये बेस है सिग्मा सीबीसी. सिग्मा सीबीसी मीन्स परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट. तो ये बेस कितना है, सिग्मा सीबीसी है, और इसका हाइट कितना है, ये इस ट्रायंगल का x है. मतलब बेस डिवाइड बाय हाइट. तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, दूसरे ट्रायंगल को इक्वेट करना है. तो इस ट्रायंगल में देखिए बेस कितना है, सिग्मा एस टी बाय यम, और हाइट कितना है, ये हाइट हमें फाइंड आउट करना है. तो यहां से लेके यहां तक कितना हाइट है, d, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ. तो इफेक्टिव डेप्थ में से हमें x को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट मिल जाएगी. मतलब कितना रहेगा ये, d माइनस एक्स. तो यहां पे लिखता हूं मैं सिग्मा एस टी डिवाइड बाई यम डिवाइड बाय d माइनस एक्स. So by using the similar triangle rule we can write like this. So after that हमें बैलेंस सेक्शन में जो भी न्यूट्रल एक्सिस रहता है it is equal to the critical neutral axis. So since x is equal to xc, therefore sigma cbc divided by xc is equal to sigma st by m divided by d minus xc. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा cbc डिवाइड बाय सिग्मा st बाय m, इस टर्म को इधर लाते हैं इज इक्वल टू, और इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं. तो xc डिवाइड बाय d माइनस xc. तो ये m जो है थर्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं. देयरफॉर m इंटू सिग्मा cbc डिवाइड बाय सिग्मा st इज इक्वल टू xc डिवाइड बाय d माइनस xc.
So by using this equation we can find out the depth of critical neutral axis, and like this we can find out the balance section. Now second type of section, that is under reinforced section. So in this case, in this type of section, if less steel than that required for balance section is used, the section is called as the under reinforced section. So in such case, steel reaches its permissible value of stress. Firstly, and similarly, while the stress produced in concrete is less than its permissible value. So for better understanding, for under reinforced section, I will draw the stress distribution diagram here. So this is the sigma CBC and this is the sigma ST by M, and this is the depth of neutral axis. So see, if less steel than that required for the balance section is used, then the section is called as the under reinforced section. मतलब यहाँ पे जो भी स्टील की क्वांटिटी है, अगर उसको हमने बैलेंस सेक्शन से भी कम प्रोवाइड किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है तो वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम हो जाएगा. तो ये जो है ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपका स्टील कम प्रोवाइड किया है. तो इस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन. सो इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, यहाँ पे देखिए, इन सच केस स्टील रीचेस इट्स परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फर्स्टली. मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो भी स्टील की परमिसिबल वैल्यू है तो सबसे पहले अचीव होती है, और जो कंक्रीट में प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रेस है तो उसकी जो वैल्यू है तो उसकी परमिसिबल वैल्यू से कम रहती है, कंक्रीट के परमिसिबल वैल्यू से कम रहती है. तो इसीलिए जब आपका बीम या कौन सा भी मेंबर है फेल हो जाता है तो उस केस में सबसे पहले आपका स्टील फेल हो जाएगा. तो हमें पता है स्टील इज द डक्टाइल मटेरियल और कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल. जब स्टील पहले फेल हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी आपका मेंबर है, पहले स्टील फेल होने के बाद
वो बेंड हो जाएगा और आपका जो भी कंक्रीट है या जो भी प्लास्टर किया है तो वो फेल हो जाता है बाद में। तो इसकी वजह से अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हमें फेल होने से पहले वार्निंग मिलती है कि ये स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे जो भी आपका कंक्रीट रहता है या प्लास्टर रहता है तो वो सबसे पहले निकल जाता है, तो उसकी वजह से हमें वो फेल होने से पहले वार्निंग देता है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हमारा जो एक्स है डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हमारा डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सिस है और ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है। तो जो भी मोमेंट एरिया ऑफ कंक्रीट और मोमेंट एरिया ऑफ स्टील को इक्वेट करना है तब हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया है। तो क्या इक्वेशन था वो, bx स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू m इंटू AST in bracket d minus x. So by using this equation we can obtain the depth of neutral axis. After that, if you want to find out the moment of resistance mr, so we can use the formula, that is mr is equal to T into Z, where T is the tensile force and Z is the lever arm. तो इसमें हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं T इंटू Z। तो T कैसा फाइंड आउट करेंगे, T मतलब क्या है, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कहाँ पे आएगा, स्टील में आएगा। सो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू दिस लीवर आर्म। तो लीवर आर्म को हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया है, दैट इज d माइनस एक्स बाय 3। So by using this equation we can find out the moment of resistance. Now third type of section, that is over reinforced section. So in this case, if more steel than that required for balance section is used, then such a section is called as over reinforced section. And in this case the steel is not fully stressed to its maximum permissible tensile stress, and while compressive stress in concrete at its extreme fiber
reaches to its maximum permissible value। तो यहां पे देखिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन मतलब क्या है। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में अगर बैलेंस सेक्शन को जितना स्टील लगता है, अगर उससे ज्यादा स्टील हमने अगर प्रोवाइड किया तो उस सेक्शन को हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं। सो हियर द स्टील इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस्ड टू इट्स मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, and while compressive stress in concrete at its extreme fiber reaches to its maximum permissible value। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में होता क्या है। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में जो भी स्टील की मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है, वहां तक आपका जो स्टील में जो प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रेस है तो वो मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से कम ही रहता है, वहां तक पहुंचता नहीं है। लेकिन कंक्रीट में क्या होता है, जो भी कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है तो वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक पहुंच जाता है, उतना अचीव कर लेता है। तो इसीलिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन में होता क्या है, आपका स्ट्रक्चर फेल होता है विदाउट एनी वार्निंग। तो यहां पे देखिए ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम है। तो ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए ड्रॉ की है मैंने। तो यहाँ पे सिग्मा सीबीसी है और ये जो डेप्थ है तो ये आपके न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, यहाँ पे सिग्मा एस टी बाय यू। तो इस केस में होता क्या है, आपने अगर ज़्यादा स्टील प्रोवाइड किया है तो इसकी वजह से आपका जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है तो वो न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है। सो XC इज लेस देन X। तो इसकी वजह से जो भी कंक्रीट की परमिसिबल वैल्यू है वो अचीव होती है। तो इसीलिए आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल हो जाता है विदाउट एनी वार्निंग। सो देयरफॉर इन दिस केस the section will fail initially due to overstress in concrete। तो मतलब यहाँ पे कंक्रीट में स्ट्रेस ज्यादा आता है तो इसीलिए आपका बीम या कौन सा भी मेंबर आपका सेक्शन फेल हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन में देखिए दिस इज द ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एक्सिस का डेप्थ है तो वो कम है एज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। So I will write here depth of critical axis is less than depth of neutral axis। तो इस केस में हमें अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, mr इज इक्वल टू c इंटू जेड। तो यहाँ पे c मतलब क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब क्या, कंक्रीट में ओवर स्ट्रेस आ रहा है। यहाँ पे जो कंक्रीट में स्ट्रेस पहले फेल हो रहा है तो इसलिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट का लेंगे, इसलिए mr इज इक्वल टू सी इंटू जेड। सी मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड जेड इज द लीवर आर्म। तो ये सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। Therefore, B into X divided by 2 into sigma CBC, this is the C, into D minus X by 3।
So by using this formula, we can find out the moment of resistance in the over reinforced section. पर IS कोड ने हमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन को सजेस्ट नहीं किया है। एक तो IS कोड बोलता है बैलेंस सेक्शन लीजिए या अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इन दोनों में से आप कौन सा भी सेक्शन यूज कर सकते हैं, ऐसा IS कोड ने हमें बोला है। सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ सेक्शन।